नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के कार्यक्रम में हम आपको अवगत कराएंगे प्राकृतिक खेती पर हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी से, ड्रोन तकनीक का उपयोग, गन्ने की उन्नत किस्में और टमाटर की खेती में सहारा देने की तकनीक से। साथ ही आपको मिलाएंगे एक प्रगतिशील किसान से और अंत में जानेंगे मंडी के भाव और मौसम का हाल भी। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। वैशाली के हरिहरपुर कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। 20 महिलाओं ने लिया भाग। किसानों के लिए आधुनिक खेती में ड्रोन का उपयोग बढ़ा, समय और संसाधनों की बचत। उन्नत गन्ना किस्में जैसे CO 0238, CO 0118 और COV 92-102 किसानों को दे रही है बेहतर उपज और अधिक चीनी सामग्री। टमाटर की खेती में पट्टी और रस्सी तकनीक से पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार। कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर हाजीपुर वैशाली में भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती विषय पर 5 दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला की 20 महिलाओं ने भाग लिया, जिनके लिए रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा की गई थी। कार्यक्रम का संचालन निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर जोना दाखो ने नेतृत्व में किया। इस दौरान प्रशिक्षकों को जीवामृत, बीजामृत और नीम अस्त्र तैयार करने का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर काफ़ी ध्यान दिया रहा है, जिसके तहत जो है सरकारी जो है प्राकृतिक खेती करने हेतु कृषकों का ये क्लस्टर वाइज जो है काम होगा, जिसमें किसान हमारे प्राकृतिक खेती करेंगे। इसके तहत जो अभी प्रशिक्षण ले रही हैं सभी लोग कृषि सखी हैं और ये लोग जा कर के फील्ड में जहाँ पर ये क्लस्टर चलेगा, ये यहाँ पर ये प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। सबको एक चक्र जो है बना करके सभी से खेती करवाएंगे और ये क्लस्टर जो है, क्लस्टर के आधार पर जो भी हमारे कृषक भाई बंधु बहन लोग हैं उनको एकत्रित करके वहाँ खेती प्राकृतिक का करवाएंगे। किसान भाइयों, आधुनिक कृषि में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन की मदद से कीटनाशक, उर्वरक और बीजों का सटीक छिड़काव संभव हो पाता है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। बड़े खेतों में ड्रोन कुछ ही मिनटों में काम पूरा कर देता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से खेतों की निगरानी की जा सकती है और फसल की सेहत व मिट्टी की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। ड्रोन के प्राप्त डेटा किसानों को बेहतर योजना बनाने और पानी की बचत करने में मदद करता है। यह तकनीक कृषि को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान भाइयों, गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जिसकी उन्नत किस्में किसानों को अधिक उपज और बेहतर आय देती है। CO 0238 किस्म सबसे लोकप्रिय है, जो अपनी ऊंची उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसी तरह CO 0118 किस्म भी उच्च पैदावार और अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा COV 92-102 किस्म अपनी ज्यादा चीनी सामग्री और रोगों से लड़ने की क्षमता के कारण विशेष महत्व रखती है।
इन उन्नत गन्ना किस्मों को अपनाकर किसान अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और ऊंचे दाम पर बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। टमाटर की खेती करने वाले किसान भाई पट्टी और रस्सी का सहारा देकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस विधि से पौधे सीधे खड़े रहते हैं और जमीन पर नहीं गिरते हैं, जिससे फलों का गुणवत्ता बनी रहती है। पत्तियों और फलों को धूप और हवा अच्छी तरह से मिलती है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है और उत्पादकता बढ़ता है। यह तकनीक टमाटर की खेती के लिए बेहतर उपयोगी और लाभकारी है। वैशाली जिले के प्रगतिशील युवा किसान कुणाल कुमार ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई कहानी लिखी है। जमीन न होने पर उन्होंने लीज पर जमीन लेकर खेती शुरू की। वर्तमान में मक्का की खेती कर रहे हैं और वो आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं। कुणाल न केवल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी यह कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह साबित करती है कि संकल्प और परिश्रम से सफलता का रास्ता निकलता है। किसान भाइयों, अब नजर डालते हैं पटना की प्रमुख मंडियों पर। अरहर दाल 9,400 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,700 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,600 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,300 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, मंडी में उपज बेचते समय केवल भाव पर ध्यान न दें बल्कि मंडी की मांग को भी समझें। यदि आप फसलों को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग समय पर बेचते हैं तो कई बार औसतन अधिक मूल्य मिल सकता है। साथ ही मंडी में जाने से पहले आसपास के बाजारों के भाव भी अवश्य मिलाएं। पटना और आसपास के इलाकों में आज आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की नमी अधिक रहने के कारण उमस महसूस होगी, लेकिन हल्की बौछारें भी पड़ सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कटाई या खेतों में खाद डालने का काम मौसम को देखते हुए सावधानी से करें। तो ये थीं आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिसने खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे कृषि प्रधान देश के कृषि प्रधान कार्यक्रम आपके अपने कृषि दर्शन में। दर्शकों, जब खेती किसानी की बात होती है तो हम सिर्फ अनाज की ही नहीं बल्कि हर तरह के पौधों की बात करते हैं, और उन्हीं हर तरह के पौधों में एक प्रकार है औषधीय पौधों का। औषधीय पौधों का बखान हमें सदियों से मिलता आया है। इसके क्या महत्व हैं, इसके बारे में आयुर्वेद में एक बड़ा हिस्सा है कि कैसे जड़ी बूटियों का प्रयोग हम अपने आम रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा ही एक औषधीय पौधा है सर्पगंधा। आज के अंक में हम बात करेंगे सर्पगंधा के बारे में, कैसे इसकी खेती करें, कैसे इसका प्रयोग करें और अपने जीवन को कैसे सर्पगंधा के उपयोग से आसान बनाएं। तो दर्शकों, इस सर्पगंधा पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नौबतपुर से विजय सर। आप एक सफल किसान हैं, सर्पगंधा की और भी अन्य औषधीय पौधों की खेती करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सर, जब औषधीय पौधों की बात हो रही है और सर्पगंधा की विशेष तौर पर बात हो रही है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, किसान बंधुओं को सर्पगंधा से परिचित करवाएं, इससे अवगत करवाएं। सर्पगंधा एक परिचित पौधा है
जिसे हर कोई जानता पहचानता है। गांव देहात में इसे कई नामों से लोग जानते हैं। कोई इसे छोटा चांद कहता है, कोई धवल बरुआ, कोई धन मरुआ, कोई सर्पगंधा, अंग्रेजी में इसे सर्पेंटाइना के नाम से जाना जाता है। और यह बहुत लंबे समय से हम लोगों के यहाँ व्यवहार में आते रहा है। अनिद्रा की बीमारी में लोग इसका उपयोग करते आए हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी में इसका उपयोग लोग करते हैं, और ख़ास करके सर्प दंशन में इसका उपयोग तो बहुत लोग कर चुके हैं। चूँकि इसका औषधीय गुण जो है वह सर्प दंशन के बाद कफ बनने नहीं देता है 6 से 8 घंटे तक, जो व्यक्ति के इलाज के लिए बेहतर समय प्रदान करता है। अगर किसी को सर्प काट लिया है और उसे आप इस जड़ी को पिला करके तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं तो एक लंबा समय आपको दे देता है इलाज की सुविधा के लिए, जो यह एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं करना है कि बस हम जड़ी पिला के घर में उसको रखे रह जाएं, उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं, लेकिन इसके जड़ी के प्रभाव से उसमें कफ बनने की प्रक्रिया जो होती है वह काफ़ी धीमी हो जाती है, जिससे हमें इलाज के लिए कहीं जाने में अच्छा समय मिल पाता है। जी सर, आपने कहा कि लंबी योजना के साथ इसकी खेती करनी चाहिए, तो खेत की अगर बात करें, किस तरह का खेत चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए खेत को, कितना जल, कैसा मौसम चाहिए, तो इस पर आप क्या जानकारी देंगे? आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि बिहार का जो सर्पगंधा है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन गुण वाला माना जाता है। और इसकी खेती बलुई दोमट ऊंची ज़मीन में करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी औषधीय पौधा 6 से 8 घंटे 10 घंटे से अधिक जल जमाव बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए पानी निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए और बलुई दोमट मिट्टी में इसका विकास अधिक होता है। जो इसके खास करके जड़ भाग ही काम में आते हैं, तो जड़ों को फैलने के लिए बलुई दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए हम वैसी भूमि का चयन करें जो भारी ना हो, चिकनी ना हो, केवाल मिट्टी ना हो, बलुई दोमट हो, जिसमें पौधे का विकास अधिक हो। और जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसकी सिंचाई हमेशा उस वक्त करना चाहिए जब आपको महसूस हो कि पौधा पानी के अभाव में दम तोड़ देगा, ये सूख जाएगा, तभी इसे सिंचाई देनी चाहिए। बहुत ही रोचक बात आपने बताई कि सर्पगंधा के पौधे को पानी के लिए तड़पाना चाहिए ताकि पानी की खोज में इसकी जड़ें नीचे जाएं। सर, ये तो खेती करने की बात हुई, मिट्टी की बात हुई, खेत की बात हुई। जब खेती, किसी भी पौधे की खेती की बात होती है तो उर्वरक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो किस तरह के उर्वरक से इसको सींचना चाहिए और इसके उपयोग, औषधीय उपयोग के बारे में आप हमें समझाएं। औषधीय पौधों की खेती में खास बात ध्यान रखने लायक यह है कि हम इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करें और इसमें हमेशा जैविक खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, सड़ी हुई गोबर का से जो खाद निर्मित होती है उसका प्रयोग करें, वही ज़्यादा लाभप्रद है। और चूँकि बहुवर्षीय यह पौधा है इसलिए कतार में लगाना बेहद आवश्यक है। ऐसे 3 तरीके से इसकी रोपाई की जाती है। डंठल काट के भी 6 इंच का अगर हम लगा देते हैं तो उससे भी यह पौधा निकल आता है, लेकिन हमें इसका जड़ उपयोगी है, उसी का लाभ हमें लेना है, तो हमेशा इसकी रोपाई बीज से करनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि इसके बीज का अंकुरण क्षमता बहुत कम होता है, 40 से 50% ही इसके बीज जम पाते हैं। उसमें भी जो नए ताज़े बीज हैं उन्हीं में जमाव आता है और जो इनके पुराने संग्रहित बीज हैं उनकी जमाव क्षमता तो बिल्कुल ही कम है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इसके
नए ताज़े बीज संग्रहित करके ही प्रयोग में लाएं। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरह से नए बीजों के ही प्रयोग से अच्छे पौधे निकल सकते हैं, और बीजों को भी हम अगर टेस्ट करना चाहें, उनका परीक्षण करना चाहें, तो किस तरह नमक के घोल में डालकर बीजों का परीक्षण कर सकते हैं। सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि औषधीय पौधों की बात हो रही है, तो थोड़ी सी हम चाहते हैं कि आप जानकारी हमारे दर्शकों को औषधीय पौधों के बारे में और देते जाएँ कि सर्पगंधा के गुण क्या होते हैं और इससे मिलते जुलते पौधे कौन से हैं, और साथ ही हमारे दर्शकों को, किसान बंधुओं को कुछ संदेश भी देते जाएं। जहाँ तक सर्पगंधा के गुणों की बात है तो यह अपने आप में परिपूर्ण है, और बिहार की जलवायु जो है सर्पगंधा की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और हम किसानों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस खेती में आगे बढ़ के आएँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है इस पौधे के साथ कि 25 से 30% धूप में ही यह अपना पोषण का काम कर लेता है, और जब भी इसे लगाएं तो किसी बाग बगीचे में ही लगाएं ताकि यह पौधा पाले के असर से बच जाए। इस पर पाला का प्रभाव अधिक पड़ता है। अगर हम बगीचे में लगाते हैं तो आम का आम और गुठली का दाम दोनों मिल जाता है, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद और उत्साहवर्धक होगा। तो हम चाहेंगे कि किसान इसकी खेती में आगे आएँ और अपने आर्थिक दशा में सुधार लाएं। यह सर्पगंधा एक बहुत ही उपयोगी और बाज़ार में काफ़ी मांग वाला पौधा है, तो हमेशा यह ख्याल हमें रखना होगा कि जिन पौधों की मांग बाज़ार में अधिक है उनकी खेती हम करें, ताकि उससे अधिक से अधिक मुनाफा हम ले सकें। जी सर, इस औषधीय पौधा सर्पगंधा के बारे में इतनी विशिष्ट जानकारियां देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे नौबतपुर से जुड़े एक प्रसन्न चित्त किसान विजय सर, जिन्होंने औषधीय पौधा सर्पगंधा की खेती के बारे में हमें जानकारियाँ दी। इन्होंने बताया किस तरह सर्पगंधा कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर है और बाज़ार में इसकी मांग कितनी है, साथ ही इसकी खेती कितनी आसान है कि आप इसको अपने बगीचे में लगाकर आम के आम और गुठलियों के दाम निकाल सकते हैं। चूँकि कृषि दर्शन एक कृषि प्रधान कार्यक्रम है, किसानों की आर्थिक उन्नति को समर्पित कार्यक्रम है, इसलिए हम चाहेंगे कि ज़रूर आज के दर्शक हमारे इस आज की जानकारियां से लाभ लें। और दर्शकों, सर्पगंधा और इस तरह के औषधीय पौधों के लिए दिनकर जी ने बड़ी एक रोचक सी पंक्ति लिखी है अपनी कविता रश्मि रथी में। दिनकर जी लिखते हैं कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, चुन चुन कर रखते हैं गुदड़ी में बड़े कीमती लाल। तो ये ऐसे ही पौधे हैं जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जो ज़्यादा प्रकट नहीं है, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम है कि आप इन पौधों के बारे में, ऐसे पौधों के बारे में और ज़्यादा जानें, जानकारियाँ फैलाएं और ख़ुद भी लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले अंक में एक नई चर्चा, नए मेहमान, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा।
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था।
मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।